नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस जनरेटर का यूनिटी पावर फैक्टर पे फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम कैसे ड्रॉ करते हैं और साथ में हम नो लोड टर्मिनल वोल्टेज का मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करेंगे। बच्चों, ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप न्यूमेरिकल पर्पस में बोले या फिर वोल्टेज रेगुलेशन पर्पस में बोले, ये काम आने वाला है। मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ इक्विवेलेंट सर्किट का, क्योंकि ये तो सब में कॉमन ही होगा। यहाँ नो लोड टर्मिनल वोल्टेज मैंने ई नॉट को माना है, साथ में करंट को मैंने आईए कंसिडर किया है। आईए, आरए और एक्सेस यानी हमारे इम्पिडेंस है, रेसिस्टेंस आरए है और सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस है। मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ बुक्स में आरए को आरए भी लिखते हैं और आईए को आई भी लिखते हैं। मैं आपको ऑलरेडी पहले भी डीसी और एसी रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस का कंसेप्ट समझा चुका हूँ। तो बच्चों, ई नॉट टर्मिनल वोल्टेज भी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूनिटी पावर फैक्टर यानी लोड नॉन इंडक्टिव होगा। मींस सिंपल भाषा में बोलो, रेसिस्टिव लोड होगा, क्योंकि रेसिस्टिव लोड में ही वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल 0 होता है और cos 0 की वैल्यू 1 यानी पावर फैक्टर यूनिटी होती है। इस इक्वेशन को मैं सिंपली लिख लूंगा, E इक्वल टू ई नॉट इक्वल टू वी प्लस आई आर ए प्लस जे आई ए एक्सिस। आइए अब इसी इक्वेशन के बिहार पे हम फटाफट ड्रॉ करते हैं। ये रेसिस्टिव लोड है बच्चों, नॉन इंडक्टिव लोड है, तो इसमें करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज में चलते हैं, तो हमें अलग से कोई फेजर डिस्प्लेसमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ मैंने इस इक्वेशन को, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको मैंने O माना, ये मेरा टर्मिनल वोल्टेज V है बच्चों। अब करंट इसी फेज में चलेगा, लेकिन करंट की जो मैग्नीट्यूड होती है वो V बाई आर होती है, यानी कम होती है। तो करंट के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग मैंने इसके लेंथ को शो कर दिया। ये रेसिस्टिव लोड का वी आई कर्व आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, यही होता है। अब हम बच्चों कौन सा ड्रॉप करेंगे? आइए आरए ड्रॉप करेंगे। तो रेसिस्टिव ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है, तो वोल्टेज के एक्सिस में ही आएगा और करंट के फेज में चलेगा। करंट वोल्टेज दोनों इसी में है, तो इसको मैंने मेंशन कर दिया, दैट इज आइए आरए। अब हम बात करेंगे इंडक्टिव ड्रॉप की। तो इंडक्टिव ड्रॉप वोल्टेज है, लेकिन करंट से 90 डिग्री वोल्टेज लीड करता है इंडक्टर में और करंट लैग करता है। तो ये मैंने यहाँ वोल्टेज को लीड करा दिया, यानी वोल्टेज ड्रॉप है और इस ड्रॉप की वैल्यू मैंने मेंशन करी है, दैट इज आई ए एक्सेस। अब इस आई ए एक्सेस और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा उसी को हम ई नॉट बोलेंगे। तो ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ, दैट इज रिजल्टेंट वैल्यू, और इसको मैंने ई नॉट मेंशन कर दिया है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ई नॉट की वैल्यू है यही मुझे फाइनली कैलकुलेट करनी है। तो मुझे इसी ई नॉट के कैलकुलेशन के लिए इस फेजर डायग्राम को एनालाइज करना होगा। कुछ नोमेनक्लेचर में ले लेता हूं, आप चाहे तो अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे O, मैंने इसको A पॉइंट मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, इसको मैंने C मान लिया। नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ डिवाइड भी कर लेता हूँ। जो नो लोड वोल्टेज है ई नॉट, इसकी वैल्यू है OC के बराबर, दैट इज OC, जो मुझे फाइनली कैलकुलेट करना है बच्चों। यहाँ जो टर्मिनल वोल्टेज है भी, इसकी वैल्यू है OA के बराबर, तो टर्मिनल वोल्टेज इज OA। जो रेसिस्टिव ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप की जो वैल्यू है आईए आरए, इसकी वैल्यू है बच्चों AB के बराबर, और साथ में इंडक्टर का जो ड्रॉप होगा आईए एक्सेस, इसकी जो वैल्यू है वो है BC के बराबर। तो चलिए हम सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं और कैलकुलेट करते हैं ई नॉट की वैल्यू। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी इन ट्रायंगल, कौन सा है राइट एंगल ट्रायंगल? O B एंड C। क्या होगा बच्चों? OB का OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा, BC का स्क्वायर। तो बच्चों इस OC को तो मैं ई नॉट लिख दिया, दैट इज ई नॉट, तो ई नॉट का स्क्वायर। अब OB की बात करता हूं मैं, OB को क्या लिख सकता हूं? तो OB OA और AB का सम है, तो दैट इज OA प्लस AB, इसका होल स्क्वायर। यहाँ BC तो BC है, तो BC का होल स्क्वायर। चलिए OA की बात कर लेते हैं। OA क्या है बच्चों? तो OA की वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज V के बराबर है, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया है, प्लस AB की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? तो आईए आरए के बराबर, तो आईए आरए का होल स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों BC की मैं बात करूं, तो BC की वैल्यू किसके बराबर होगी? आईए एक्सेस के बराबर, तो आईए एक्सेस का होल स्क्वायर, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? आईए जेड एस। ऑलरेडी कई बार हम ये पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ, इधर आके बन जाएगा रूट, और रूट बनने के बाद फाइनली बच्चों मैं इक्वेशन लिख दूंगा V प्लस आईए आरए का होल स्क्वायर
प्लस का आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन में देता हूं 1। तो बच्चों यहाँ फिर से मैंने कैलकुलेशन कर लिया किसका, नो लोड ईएमएफ का, नो लोड वोल्टेज का, टर्मिनल वोल्टेज का, कौन से वैल्यू पे, एट यूनिटी पावर फैक्टर। अब क्या कोरिलेट कर ले बच्चों, क्योंकि कोरिलेशन में करूंगा तो फटाफट आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसमें ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको अलग अलग इक्वेशन याद नहीं करना है, आप एक इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। जैसे लैगिंग का डिराइव कर लिया तो आप लीडिंग या फिर यूनिटी पावर फैक्टर को आसानी से याद कर लेंगे। आप अगर डिराइव नहीं भी करेंगे, चलिए इसका ट्रिक में बता देता हूँ, आपको याद होगा लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हमने जो इक्वेशन बनाया था, यानी लैगिंग लोड के लिए हमने जो इक्वेशन बनाया था, ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू क्या थी बच्चों, उसकी वैल्यू थी v cos फाई प्लस का आई ए आर ए का होल स्क्वायर, प्लस सिमिलरली क्या था बच्चों, v साइन फाई प्लस आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर का रूट। अब आप ही बताएंगे मुझे पावर फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे कौन सा लिया है मैंने, पावर फैक्टर मेरी यूनिटी है, मींस cos फाइव की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1। चलिए पुट कर दीजिए फटाफट, cos फाइव की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा v, तो v आ गया, आई आर ए ऑलरेडी है ही। सिमिलरली यहाँ पे साइन देखिएगा, cos फाइव की वैल्यू 1 है, यानी एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो जब cos 0 की वैल्यू, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, उसी टाइम में बच्चों sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो v इंटू साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे v इंटू 0 0, तो इसलिए v sin फाइव की वैल्यू हट गई, सिर्फ क्या बचा, आई ए एक्सेस। तो अगर आपको एक याद है बच्चों, एक आपने ड्रॉ कर लिया है लैगिंग का, तो आप यूनिटी का और साथ में लीडिंग का आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करना अच्छे से समझ गए होंगे। That's all about this video. Thank you so much.